तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू guys are doing great. So a very good evening and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on the platform of Smart Kid. आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज सुबह 8 बजे सेशन होने वाली थी बट पीडीएफ जो है वो रेडी नहीं था। मेरे पास शाम को 6 बजे पीडीएफ जो है वो पहुंच पाया, जिसके बाद मैंने क्लासेस जो है वो बनाई। उसके बाद मैं आपके सामने अब मौजूद हूँ। तो आपके पास ये सेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पहुंच जाएगा, है ना? तो डाउट्स एंड ऑल जो है वो कमेंट सेक्शन में आप कर ही लोगे और मैं कोशिश करूंगा कि डाउट्स जो है वो सेशन के बाद आपके पास बचे ना। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मॉडल पीडीएफ की न्यूज़ को। तो सेकंड जनवरी है तो फर्स्ट जनवरी की न्यूज़, थर्ड जनवरी होगी तो सेकंड जनवरी की न्यूज़। ठीक है, तो कल सुबह 8 बजे आई गेस होपफुली विल मीट रेगुलर वाले सेशन में। ठीक है, तो पहला न्यूज़ आपके सामने है बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कहता है पहला न्यूज़ किसके बारे में? यूसीबीज के बारे में, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्टेक होल्डर्स रेस टू मीट 300 करोड़ का कैपिटल टारगेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेडलाइन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेडलाइन दिया है। डेडलाइन किसको दिया है, ध्यान से समझना। डेडलाइन दिया गया है एनयूसीएफडीसी को। ये एनयूसीएफडीसी क्या है, पहले उसे समझते हैं। पहले तो जान लो फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म इज नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनयूसीएफडीसी। आइए समझते हैं बात को। एनयू क्या है भैया? एनयूसीएफडीसी, एनयूएफसीडीसी। याद रखना ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये किसको देखेगा? ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को देखेगा। किसको देखेगा? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को देखेगा। कोऑपरेटिव बैंक्स को देखेगा। क्या इसको लाइसेंस मिला हुआ है? बिल्कुल लाइसेंस मिला हुआ है। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, टू एक्ट एज अ एनबीएफसी। लाइसेंस कब मिल रहा है? मार्च 2024 में। मार्च 2024 के अंदर इसको लाइसेंस मिलता है टू एक्ट एज एन एनबीएफसी। और ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करेगा किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। सर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की संख्या फिलहाल कितनी है? तो आप देखोगे 1514 से ज्यादा आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे देश के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। याद रखना याद रखना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करूं, ठीक है, तो 11% ऑफ टोटल क्रेडिट, 11% ऑफ टोटल क्रेडिट जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा। ऑल्सो याद रखने की जरूरत है कि भैया ये 5.26 ट्रिलियन का डिपॉजिट जो है वो होल्ड कर रहा है लोगों का। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं क्या? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, याद रखना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये आपको विलेजेस में देखने को मिलेंगे या फिर ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किए जाते हैं, है ना? उनके फाइनेंशियल नीड्स को पूरे करने के लिए, इनको स्टैब्लिश किया जाता है। इनके कस्टमर्स ही इनके ओनर्स होते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के जो कस्टमर्स है वही इनके भैया ओनर्स होते हैं। आपको याद रखने की जरूरत है, इनको रेगुलेट किया जाता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। इनको रेगुलेट किया जाता है ऑब्वियसली बाय आरबीआई, अंडर सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23 of the Banking Regulation Act of 1949। अच्छा, 1949। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 4 टायर्स में
है ना, 4 टायर्स में डिस्टिंग्यूश किया गया है। इन 4 टायर्स में डिस्टिंग्यूश करने के लिए जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो कमेटी फॉर्म हुई थी 2021 के अंदर, है ना। ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको 4 टायर्स में 4 टायर्स में डिस्टिंग्यूश करने के लिए, है ना, एक कमेटी फॉर्म की गई थी 2021 में। उस पर्टिकुलर कमेटी का नाम क्या है? कमेटी का नाम हमेशा याद रखना उस व्यक्ति के नाम से होता है जिस व्यक्ति ने इस कमेटी को लीड की होगी। जिसके बाद 4 टायर्स के अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हमने स्टैब्लिश किया, है ना। अलग अलग वैरायटी है, जैसे अगर वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना, जिनकी डिपॉजिट भैया नंबर 1 अगर मैं बात करूं 100 करोड़ की है। सेकंड नंबर पे सेकंड टायर में वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाएगी जिनकी डिपॉजिट 100 से 1000 करोड़ के बीच में है, 1000 करोड़। थर्ड नंबर पे वो कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनकी डिपॉजिट 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में है। एंड फोर्थ नंबर पे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनकी डिपॉजिट 10,000 करोड़ से ज्यादा की है। तो 4 अलग अलग टायर्स में यहां पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को यहां पे क्या किया गया है? डिस्टिंग्विश किया गया है। यहां पे मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 2 करोड़, बाकी जगह पे मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 5 करोड़, बाकी जगह पे मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 5 करोड़। मिनिमम नेटवर्थ लिख लो, मिनिमम नेटवर्थ। तो आप समझ गए होंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली स्टैब्लिश किया जाता है विलेजेस एरियाज में, है ना, वहां के लोगों के विलेज के लोगों के लिए या फिर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए ये स्टैब्लिश किया जाता है। बैंकिंग फैसिलिटीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, लोन्स एंड ऑल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसे स्टैब्लिश किया जाता है ऑब्वियसली आरबीआई के रेगुलेशन में, इसे स्टैब्लिश किया जा रहा है सेक्शन 22 एंड 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 से ये रेगुलेट होता है, ठीक है। तो इसका जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है इसे हम एनयूएफसीडीसी के नाम से जानते हैं। तो जब एनयूएफसीडीसी को यहाँ पे मार्च 2024 के अंदर, है ना, आरबीआई के द्वारा क्या मिला था भैया? आरबीआई के द्वारा ऑब्वियसली लाइसेंस मिला होगा। तो इसे कहा गया कि भैया आपकी जो टोटल पेड अप कैपिटल होगी, टोटल पेड अप कैपिटल का मतलब है लेट्स से मैं एक कंपनी हूं और मैंने आईपीओ रिलीज किया, मैं एक कंपनी हूं, एक्स नाम की कंपनी हूं और मैंने आईपीओ रिलीज किया, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रिलीज किया। और रिलीज करने पे मुझे जो अमाउंट मिला है किसके बदले में? अपने शेयर्स के बदले में। उस टोटल अमाउंट को पेड अप कैपिटल बोलते हैं। तो यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि भैया आपको अपना पेड अप कैपिटल 300 करोड़ का करना चाहिए, 300 करोड़ का करना चाहिए। तो यहां पे देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर एनयूसीएफडीसी यानी कि नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये जो पेड अप कैपिटल वाला टारगेट है, इसको कितना लास्ट डेडलाइन कितना कर दिया है? 7 फरवरी 2025 कर दिया गया है। जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब ये इनिशिएट हुआ था तो भैया इसकी पेड अप कैपिटल 117.95 करोड़ थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका पेड अप कैपिटल देखो, लाइसेंस मिला था 8 फरवरी 2024, मार्च 2024 से काम करना शुरू कर चुका था। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसका पेड अप कैपिटल इतना था, बट आरबीआई ने बोला कि भैया 300 करोड़ का पेड अप कैपिटल होना चाहिए आपका। और इसी का आप देखोगे, इसी का जो टारगेट डेडलाइन है इसे 7 फरवरी 2025 कर दिया गया। हालांकि आप यहां पे देखो, जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, एनसीडीसी है, इसने वादा किया है 20% इन्वेस्ट करने का, या फिर मैं कहूं तो 60 करोड़ इन्वेस्ट करने का। 300 करोड़ का 20% कितना होता है? 300 करोड़ का 10% 30 करोड़, 20% 60 करोड़। तो भैया एनसीडीसी ने बोला कि मैं वादा करता हूं क्योंकि तेरा पेड अप कैपिटल का डेडलाइन है फरवरी में, है ना, और 300 करोड़ तेरे को पूरा करना है। 117 करोड़ तूने इनिशियली दे दिया था, पेड अप कैपिटल के रूप में दिखा दिया था आरबीआई को व्हाइल गेटिंग द लाइसेंस। अब तेरे को 300 करोड़ करना है तो 60 करोड़ तो भैया मैं दे देता हूं। और फिर भैया इधर उधर से जुगाड़ किया जाएगा, अपने शेयर्स बेचे जाएंगे और पेड अप कैपिटल को 300 करोड़ यहां पे किया जाएगा। ये बात इस पर्टिकुलर न्यूज में कही जा रही है। आई होप बातें समझ में आ गई होगी। सो आरबीआई सेट अ डेडलाइन ऑफ 7 फरवरी
किसके लिए? एनयूसीएफडीसी के लिए कि पेड अप कैपिटल को 300 करोड़ पहुंचाना है। मैंने आपको बताया एनयूसीएफडीएससी जो कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ये मदद करती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उसको सिर्फ बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि एनयूएफडीसी जब ये स्टैब्लिश हुआ था, जब इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला था, लाइसेंस मिला था आरबीआई के द्वारा टू एक्ट एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो इसकी पेड अप कैपिटल 117 करोड़ थी। और अब 300 करोड़ की बात गाइडलाइंस जो है वो आपको एक साल के अंदर जो है वो जारी, एक साल के अंदर आपको पहुंचना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। साथ ही साथ यहाँ पे एनसीडीसी जो कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसने वादा किया है कि 20% का विच इज 60 करोड़ ऑफ द पेड अप कैपिटल जो आपको रिक्वायर्ड है, ये हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। कंसेप्चुअल न्यूज था, आपको कंसेप्ट वाली न्यूज क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सभी ने इंट्रोड्यूस किया है एमएफ लाइट फ्रेमवर्क, किसके लिए? पैसिव म्यूचुअल फंड्स के लिए। देखो पैसिव म्यूचुअल फंड में ना बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता है, पैसिव म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता है। तो यहां पे देखो क्या हुआ था, अगर मैं पूरी स्टोरी की बात करूं तो हुआ ये था कि वो साल था वो साल था 2024, महीना था जून 2024, जब एक आप कह सकते हैं एक प्रपोजल रखा गया था, किसके द्वारा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। किस लिए? तो एमएफ लाइट फ्रेमवर्क को इशू करने के लिए, अच्छा, एमएफ लाइट फ्रेमवर्क को इशू करने के लिए या रिलीज करने के लिए ये प्रपोजल इसलिए रखा गया था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो आम इन्वेस्टर्स है वो भी पैसिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सके। पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है, एक तो हाई रिटर्न है, दूसरा रिस्क बहुत ज्यादा स्मॉल है, रिस्क जो है ये लो होने वाला है। और अब यहां पे इसे रिलीज कर दिया है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र के अंदर माधवीपुरी बुच इसकी क्या हो जाएंगी? चेयरमैन हो जाएगी। 1992 में इसे स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसने इंट्रोड्यूस किया है एमएफ लाइट फ्रेमवर्क, और ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, बट ये कहानी जून 2024 की है, जब एक प्रपोजल रखा गया था फॉर पैसिव म्यूचुअल फंड्स टू प्रमोट ईज ऑफ एंट्री। It applies to passive funds based on domestic equity indices of asset under management of rupees 5,000 करोड़ या फिर इससे ज्यादा for all government securities, treasury bills and SDL based domestic target maturity debt and constant duration passive funds. It also includes gold and silver वगैरह जो है ये इसमें include होने वाला है। To sponsor MF Light Fund, फर्म को भैया 20 साल जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑल्सो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है सिंप्लीफाइड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फॉर पैसिव फंड, ठीक है। तो यहाँ पे एमएफ लाइट म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क को इनिशिएट किया गया है, जून 2024 में रेकमेंड किया गया था, अब इसे इनिशिएट किया जा चुका है, ताकि जो स्मॉल प्लेयर्स हैं वो भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सके, है ना, पैसिव म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सके। पैसिव म्यूचुअल फंड को हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम लोग इसे ट्रांसफर फंड के नाम से, ट्रैकर फंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क कम होता है हाई रिटर्न्स होते हैं, यह बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए, नेक्स्ट इज एनपीसीआई एक्सटेंड मार्केट कैप डेडलाइन फॉर यूपीआई एप्लीकेशन फॉर अनदर 2 years टिल 2026। देखो क्या हुआ था, 5 नवंबर 2020 का वो तारीख था, 5 नवंबर 2020 का वो तारीख था, जहां पे एनपीसीआई ने बोला, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ 2 या 3 एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के तौर पर, है ना, पूरे यूपीआई मार्केट को लीड करे। अगर आप देखोगे कि अगर आप देखोगे गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, है ना, इसका ज्यादातर आप इस्तेमाल करते हो एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ठीक है। मोर देन 80% यूपीआई ट्रांजेक्शन आप लोग गूगल पे या तो फोन पे से करते हो ना, गूगल पे या फिर फोन पे से करते हो। तो
तो इससे क्या हो रहा है, इससे इनके मार्केट में भैया ये तो अकेले पड़ गए, है ना। तो इस चीज को खत्म करने के लिए कि मार्केट में एक ही व्यक्ति, एक ही प्लेयर या दो, सिर्फ दो प्लेयर ही ना हो, है ना, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हो, मार्केट में मोनोपोली ना हो, इस चीज के लिए यहाँ पे 5 नवंबर 2020 को कहा गया था, किसके द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कि भैया हम लोग एक डेडलाइन सेट करेंगे, एक पर्टिकुलर तारीख सेट करेंगे कि इस तारीख तक कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिसके पास लाइसेंस है आरबीआई का, उसके उसका इस्तेमाल किया, मतलब उसके द्वारा, मतलब लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो लिमिट है वो 30% की, मतलब जैसे मान लो आप आज के डेट में 40% जो है, 40% यूपीआई ट्रांजेक्शन किसके द्वारा हो रहा है, फोन पे के द्वारा हो रहा है। तो भैया इसको 40% नहीं, इसको 30% करना है। और ये चीज जो है लॉन्च किया गया 5 नवंबर 2020 को। उसके बाद इसको दिसंबर, इसे लॉन्च किया था 2020 में, टारगेट रखा गया दिसंबर 2022, उसके बाद टारगेट रखा गया दिसंबर 2024, और अब टारगेट रखा गया है 2026 तक का। ठीक है, अब टारगेट रखा गया है 2026 तक का। तो एनपीसीआई एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर इंप्लीमेंटिंग 30% वॉल्यूम कैप ऑन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टीपीएपी प्रोवाइडर्स बाय 2 इयर्स टिल दिसंबर 2026 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। मैंने आपको बताया पहले दिसंबर 2022 के लिए एक्सटेंड किया गया था, फिर दिसंबर 2024, और अब दिसंबर 2026 कि भैया मोनोपोली ना हो, सिर्फ दो एप्लीकेशंस का मोनोपोली ना हो, सिर्फ फोन पे एंड गूगल पे का मोनोपोली ना हो, इस वजह से इसे ये कैप रखा गया है। NPCI lifted limit 100 million users from onboarding or UPI users for third party application provider WhatsApp पे के ऊपर से 100 मिलियन यूजर्स का जो लिमिट था इसको हटा दिया गया है। एनपीसीआई जो है इनिशिएटिव है किसका, आरबीआई इंडियन बैंक एसोसिएशन का। एनपीसीआई जो है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के अंदर सभी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स को रेगुलेट करती है। इसी के द्वारा बहुत सारे आप देखोगे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए, जैसे भीम पे, है ना, आधार इनेबल पेमेंट्स, यूपीआई, ये सारे इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। तीसरी बार इसको एक्सटेंड किया गया, ये डेडलाइन को, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, इंटरेस्ट रेट ऑफ पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये अनचेंज रखा गया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम, जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम है उसके इंटरेस्ट रेट की बात यहाँ पे की जा रही है जनवरी से लेकर मार्च 2025 के लिए। तो यहाँ पे सुकन्या समृद्धि स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है ये सेम रखी गई है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की इंटरेस्ट रेट सेम रखी गई है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट रेट 7.7% है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की 7.1%, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट स्कीम के अंदर इंटरेस्ट रेट 4%, किसान विकास पात्रा 7.5% जिसकी मेच्योरिटी 115 मंथ में होती है। मंथली इनकम स्कीम में भी आपको आप देखोगे इंटरेस्ट रेट 7.4% है, टाइम डिपॉजिट 1 साल का 6.9%, 2 साल का 7%, 3 साल का 7.1% एंड 5 साल का 7.5%। ये बात यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जो इंटरेस्ट रेट है इसके बारे में यहाँ पे आपके सामने डेटा रखी गई है, जो कि अनचेंज रखा गया है। पिछले साल जो एग्जाम में अभी क्वेश्चंस पूछे गए थे तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट इज अर्ली स्टेज इन्वेस्टर एनलाइटन एंजल फंड लॉन्चेस 200 करोड़ का स्टार्टअप फंड। 200 करोड़ का स्टार्टअप फंड भैया यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो एनलाइटन एंजल फंड ने को मिला है सभी का अप्रूवल, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को अप्रूवल टू ऑपरेट एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो भैया जो एनलाइटन एंजल फंड है ये अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में काम कर सकती है। इसको सभी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिला है और इसने लॉन्च कर दिया है अपना पहला फंड। किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। 200 करोड़ का ये फंड होने वाला है। इस पर्टिकुलर 200 करोड़ में 100 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन होने वाला है। ऑल्सो ये जो एनलाइटन एंजल फंड होने वाला है इसका नाम भी चेंज हो रहा है। इसका नया नाम है एनलाइटन कैपिटल माइक्रो वेंचर कैपिटल, है ना, AIF, अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट कलेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस। मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर्स कितना है? 1 करोड़। डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज फंड मैनेजर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख है। मिनिमम लॉक इन पीरियड जो है इसमें अंदर 3 साल का है। तो यहाँ पे एनलाइटन एंजल फंड, इसको सभी का अप्रूवल मिल गया है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए रूप में ऑपरेट करने के लिए। 200 करोड़ का
ये स्टार्टअप फंड जो है वो रिलीज कर रही है। ठीक है, इसका नया नाम भी इनलाइटन कैपिटल माइक्रो वेंचर कैपिटल होने वाला है। अगर मैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात करूं, है ना, ये एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होने वाला है जो कि इन्वेस्टर्स से इन्वेस्ट करवाती है ऑल्टरनेटिव असेट क्लास के लिए, जिसके लिए इन्वेस्टर को 1 करोड़ का खर्चा आता है। और अगर एम्प्लॉइज है, फंड मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो उसको 25 लाख का। ठीक है, मिनिमम लॉक इन पीरियड इसका 3 साल का होना है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आज हमने डिस्कस किया बैंक से रिलेटेड। अब अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की तरफ आ जाता है। कंसेप्ट खत्म हो गया, अब बात करेंगे बिल्कुल फैक्चुअल चीजों के बारे में। देखिए यहाँ पे सीआरपीएफ के जो डीजी थे जिनका नाम था अनीश दयाल सिंह, इनकी रिटायरमेंट हो गई है। विपुल कुमार जो है ये अब एक्टिंग डीजी बन जाएंगे, किसके, सीआरपीएफ के। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे विपुल कुमार को अपॉइंट किया गया है एज द एक्टिंग डीजी ऑफ सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल थे दयाल साहब, अनीश दयाल सिंह, इनका अब रिटायरमेंट हो गया। तो अनीश दयाल सिंह जो अब तक सीआरपीएफ को लीड कर रहे थे, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर होंगे, सीआरपीएफ को लीड कर रहे थे, अब इनका रिटायरमेंट हो चुका है। तो रिटायरमेंट हो चुका है तो उनकी जगह पे एक एक्टिंग डीजी अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है विटुल कुमार। सीआरपीएफ की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर। अब विटुल कुमार साहब जो है इसके क्या हो जाएंगे, डीजी हो जाएंगे। इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 19, कौन से साल में, 1939। सर्विस एंड लॉयल्टी इज गोइंग टू बी द मोटो ऑफ सीआरपीएफ। आइए डिफेंस अफेयर्स की न्यूज को डिस्कस करते हैं। कहता है इंडियन आर्मी ने अचीव कर लिया है 88% ऑफ आत्मनिर्भरता इन एम्यूनेशन। एम्यूनेशन, आर्म्स एंड एम्यूनेशन के सेक्टर में कहा जा रहा है कि इंडिया ने या इंडियन आर्मी ने 88% इंडिजिनियस, है ना, इंडिजिनियसली हमने चीजों को अडॉप्ट कर लिया या आत्मनिर्भरता जो है हमने हासिल कर लिया है। आइए, सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस able to indigenize production of 154 out of 175 ammunition variant, और इसी वजह से 88% ऑफ वॉट रिक्वायर्ड बाय इंडियन आर्मी। तो आप देखोगे अगर हमें 100 चीजों की जरूरत है, इंडियन आर्मी को 100 चीजों की जरूरत है, तो उसमें से 88 चीजें हम खुद से डेवलप कर ले रहे हैं, यानी कि 88% हमने इंडिजिनाइजेशन की तरफ आगे हम बढ़ चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भैया 175 एम्यूनेशन की हमें जरूरत है, जिसमें से आप देखोगे 154 एम्यूनेशन जो हम खुद से डेवलप कर ले रहे हैं। इससे फायदा ये होगा, तो एक तो आत्मनिर्भर भारत, एक मेक इन इंडिया, दूसरी चीज हमारी जो इंपोर्ट है वो कम होगी। किसी भी देश के लिए इंपोर्ट का ज्यादा होना नुकसानदायक है, इंपोर्ट का कम होना, एक्सपोर्ट का ज्यादा होना ये फायदेमंद है ना। तो आप देखोगे, तो इसीलिए यहाँ पे एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 175 एम्यूनेशन की जरूरत होती है इंडियन आर्मी को, जिसमें से 154 एम्यूनेशन हम खुद से डेवलप कर लेते हैं। तो आत्मनिर्भरता जो है ये बड़ा है, इंडिजिनाइजेशन जो है वो बड़ा है, एंड ऑल्सो जो डिपेंडेंसी है वो कम हुई है। एंड यही ये 88% है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अंडर मैन्युफैक्चर ऑफ एम्यूनेशन फॉर इंडियन आर्मी बाय इंडियन इंडस्ट्री प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज इन process of establishing at least one indigenous source for all type of ammunition the force need to fire। तो आप देखो जितनी भी ammunition की जरूरत है हमारी इंडियन आर्मी को, वो उसके लिए जो डेवलपमेंट इंडस्ट्री वगैरह डेवलप करने की जरूरत है या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप करने की जरूरत है, वो लोग हम लोग खुद से ही करेंगे। हालांकि देखो डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कमी नहीं आई है, ये सिर्फ एम्यूनेशन की बात हो रही है, ये डिफेंस एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात नहीं हो रही है। बट यहाँ पे जैसे सिप्री की रिपोर्ट आती है, सिप्री की रिपोर्ट आती है जो कि स्टॉकहोम बेस्ड एक बॉडी है जो कि पीस को इंश्योर करने का काम करती है। ये तो ये कहता है कि भैया सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन कर रहा है, भारत। सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट जिसमें आर्म्स एम्यूनेशन वगैरह सब कुछ शामिल है, ये कौन करता है, इंडिया करता है, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया। और सबसे ज्यादा बेचता कौन है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए। सबसे ज्यादा बेचता कौन है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए, यानी कि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर भी यूएसए होगा। बट यहाँ पे सिर्फ एम्यूनेशन की बात हो रही है, जो एम्यूनेशन हमारी इंडियन आर्मी फायर करती है उसकी भैया फैसिलिटी हमने खुद से डेवलप कर रखी है। एम्यूनेशन जो है उसके लिए हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई है। आई स्पोर्ट्स एंड गेम्स की न्यूज को डिस्कस करते हैं। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 ये कंक्लूड हुआ, जहां पे लक्ष्य सेन जो है वो तीसरे पोजीशन पे देखने को मिल रहे। तो किंग कप याद रखना, किंग कप का ये पहला एडिशन था, कहां हुआ, चाइना के शेंजन में,
जहां पे लक्ष्य सेन जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में इनकी पोजीशन 12वीं में, इनकी वर्ल्ड रैंकिंग में इनका पोजीशन कितना है, 12वें नंबर पे, बट ये फिनिश कर रहे हैं थर्ड रैंक पे। चौथे रैंक पे कौन है भैया, एलेक्स लैनियर, यानी कि इन्होंने हराया होगा तभी तो चौथे, भैया ये तीसरे पोजीशन पे है, ये चौथे पोजीशन पे है, तो यानी कि इन्होंने हराया होगा। तो एलेक्स लैनियर जो कि फ्रांस के हैं, ये चौथे पोजीशन पे। तो पहले नंबर पे कौन है, एंडर्स एंटोनसन जो कि डेनमार्क के हैं। सेकंड पोजीशन पे चाइना के हु जियान है। तो याद रखना, पहला एडिशन किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 कहां पे हुआ, चाइना के शेंजन में हुआ, जहां पे लक्ष्य सेन जो कि भारत के बैडमिंटन प्लेयर है, ये तीसरे पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। किंग कप जो कि है इनिशिएट किया जा रहा है चाइना के द्वारा एंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कैलेंडर, है ना। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कैलेंडर में जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसका ये पार्ट नहीं है, इसे सिर्फ चाइना इनिशिएट कर रही है। आइए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आइए भैया, अगला न्यूज कहता है केरला विंस सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। तो भैया यहाँ पे क्या हुआ, केरला ने जीत लिया है सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। और ये चैंपियनशिप हुआ है कहाँ पे, केरला के अंदर। केरला ने किसको डिफीट किया है, चंडीगढ़ को, और हिंस चंडीगढ़ जो है सेकंड पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन पे आपको सर्विसेज एंड इंडियन रेलवेज की टीम देखने को मिलेगी। अच्छा, टूर्नामेंट के बारे में पता चल गया, केरला में हुआ। कौन सा टूर्नामेंट था, सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। किसने जीता, केरला ने। हराया किसको, चंडीगढ़ को। थर्ड पोजीशन पे इंडियन रेलवेज की टीम थी। अच्छा, इस टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है, देवेंद्र को, जो कि केरला से बिलोंग करते हैं। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है किसको, राहुल को। एंड बेस्ट लेफ्ट विंग प्लेयर का अवार्ड मिला है सुजीत को। गवर्निंग बॉडी कौन है, इस टूर्नामेंट को कंडक्ट कौन करा रही है, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक टूर्नामेंट को कंडक्ट कराया जिसका नाम है सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। कहां पे, केरला में। जीत कौन रही है, केरला। हराई किसको, चंडीगढ़ को। थर्ड प्लेस पे इंडियन रेलवेज की टीम। यहाँ पे बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं देवेंद्र, बेस्ट गोलकीपर राहुल, एंड बेस्ट लेफ्ट विंग प्लेयर सुजीत। ठीक है, क्लियर है। आई होप यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी। अगला न्यूज आपसे क्या कहता है, मुंबई के एक क्रिकेटर है जिसका नाम है आयुष मात्रे। ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जो कि 150 रन बना रहे हैं लिस्ट ए क्रिकेट में। और यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखो यशस्वी जायसवाल अब तक रिकॉर्ड था पहले भैया, देखो यशस्वी जायसवाल का 17 साल 29 दिन, सॉरी 17 साल 291 डेज में इसने क्या स्कोर किया था, इन्होंने 150 रन स्कोर किया था मैच में। लिस्ट ए मैच में 150 रन स्कोर किया था यशस्वी जायसवाल ने, जब इनकी उम्र थी 17 साल 291 डेज। अब इनके रिकॉर्ड को तोड़ा है आयुष मात्रे ने, अभी इनकी उम्र 17 साल 168 दिन है ना। तो ये रिकॉर्ड इनके नाम पे हो गया। आइए, तो विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा था अभी, जिसका ग्रुप सी का मैच था कहां पे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात के अंदर है। मुंबई ने नागालैंड को हराया 189 रन से। और इसी मैच में मुंबई की तरफ से आयुष मात्रे, जिनकी उम्र 17 साल 168 दिन है, ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए जो स्कोर कर रहे हैं 150 रन से ज्यादा इन अ लिस्ट ए क्रिकेट। इन्होंने वैसे स्कोर कितना किया, 181 रन। इससे पहला रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम पे था, जब इन्होंने 17 साल 291 डेज की उम्र में 150 से ज्यादा का स्कोर बनाया था। नाम क्या है भैया, तो नाम है आयुष मात्रे। कौन सी ट्रॉफी, कौन सा चैंपियनशिप चल रहा था, विजय हजारे ट्रॉफी, मुंबई वर्सेस नागालैंड। अगली न्यूज स्कीम्स एंड इनिशिएटिव से रिलेटेड क्या कह रहा है, कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिकंस्ट्रक्ट वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो यहाँ पे दो योजना को यहाँ पे कंटिन्यू करने की बात की जा रही है। मतलब कंटिन्यू करने की बात, मतलब उसका समय समाप्त हो गया होगा, अब उसको एक्सटेंड किया जा रहा है ना। मतलब मैंने कोई स्कीम लॉन्च किया लेट्स से 2025 जनवरी के मंथ के लिए, अब जनवरी तो आ गया, बट मुझे लगा कि भैया इतनी एफिशिएंट तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, तो मैं इसे एक्सटेंड कर दूंगा। सरकार भी वही कर रही है। तो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी जिसको लीड करेंगे कौन, तो नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने बोला है कि भैया ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या फिर एक और रिकंस्ट्रक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, है ना। कब तक, 2025-26 तक, जिसका टोटल बजट होने वाला है 69,515.71 करोड़। कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन। तो इसके लिए एक फंड भी
जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत होगी 8 to 1.77 करोड़। दिस फंड जो है इसको यूटिलाइज किया जाएगा अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, जैसे यस टेक यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी, इवेंट्स, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम्स, यस टेक, है ना। तो इन दो चीज के लिए इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। 824 का जो फंड यहाँ पे रिलीज किया गया है, यस टेक जो है ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा फॉर यील्ड एस्टिमेशन विद मिनिमम 30% वेटेज टू टेक्नोलॉजी बेस्ड यील्ड एस्टिमेट्स। Winds emphasize setting up automatic weather station at block level, automatic rain gauges at पंचायत level. कैबिनेट अप्रूव 2024-25 as first year of implementation of wind, है ना। ध्यान से समझेंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिकंस्ट्रक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है 2025-26 तक। टोटल आउटले इसका 69515.71 करोड़ है। ऑल्सो एक फंड को स्टैब्लिश किया जा रहा है। इस फंड का इस्तेमाल दो स्कीम्स में किया जाएगा, यस टेक एंड विंड्स। यस टेक में क्या होगा, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा यील्ड एस्टिमेशन के लिए। एंड विंड्स के अंदर क्या किया जाएगा भैया, ब्लॉक लेवल या फिर पंचायत लेवल के अंदर हम लोग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को डेवलप करेंगे। किसानों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है इस पर्टिकुलर स्कीम से। आइए, मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्या, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। तो देखिए, इससे पहले अगर आप न्यूज की तरफ बढ़ूं, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क क्वेश्चन। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली पहली स्टेट, एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली पहली स्टेट कौन कौन सी होने वाली है। दोनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद जरूर देंगे। अब यहाँ पे क्या लॉन्च किया गया है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। किसने, मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो इंडिया ने लॉन्च किया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने वाला है, 3 सालों के लिए लॉन्च किया गया है, 2025, 26, 27 के लिए। टोटल बजट यहाँ पे 6000 करोड़ का होने वाला है, ठीक है। टू बी ऑपरेट थ्रू अ सेंट्रलाइज सब्सक्रिप्शन मॉडल, ये सेंट्रलाइज सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बेस्ड होने वाला है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम कट रिसर्च कॉस्ट बाय 18%। जो ये रिसर्च कॉस्ट है इसको 18% से रिड्यूस कर देगी। जो रिसर्चर्स है ना, उनके लिए 18% से कॉस्ट रिड्यूस करने वाला है। इट विल बी यूटिलाइज अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म मैनेज्ड बाय इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इट विल गिव 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी फ्री एक्सेस टू ओवर 13,400 इंटरनेशनल जर्नल्स फ्रॉम 30 मेजर पब्लिशर्स। जो हमारे पीएचडी होल्डर्स होते हैं, जो रिसर्च का काम करते हैं, लेट्स से भी मैं कोई चीज के लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कोई चीज के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे ABCDE के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। पर मैंने देखा कि भैया ए के बारे में तो ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, यूएसए का कोई व्यक्ति कर चुका है, जर्नल छपा था। बी के बारे में ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, सी डी के बारे में भी रिसर्च हो चुका है, सिर्फ ई के बारे में रिसर्च नहीं हुआ। तो मैं अपना समय क्यों वेस्ट करूंगा। मैं तो सिर्फ ई का रिसर्च करूंगा ना, बाकी रिसर्च तो मैं उनसे ले लूंगा। जब रिसर्च हो रखा है तो मैं अपना मेहनत क्यों करूंगा। इस पर्टिकुलर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के अंदर आप देखोगे जो रिसर्च कॉस्ट है ये घटने वाला है। 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स जो है भारत के, उनको 13,400 इंटरनेशनल जर्नल्स का एक्सेस मिलने वाला है। इंडिया ऑल्सो हैज ई शोध सिंधु अंडर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। हमारे पास ई शोध सिंधु भी होने वाला है, ठीक है। ये याद रखना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का मोटिव है रिसर्चर्स को मदद करना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च वर्क को एक्सेस दिलाना, इसका मेन मोटिव, ठीक है। चलिए, अवार्ड्स की बात करते हैं। भैया क्या हुआ है, देखो ध्यान से, किसको क्या अवार्ड मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे। गेल ऑफर्स हेल्पिंग हैंड टू चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। गेल नहीं है भाई, ये सेल है ना, सेल कर दो इसको, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्टिफाइड एज ग्रीन प्लेस टू वर्क फॉर सेकंड टाइम इन अ रो फॉर जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026। अवार्ड किया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया। फर्स्ट सर्टिफिकेशन दिया गया था दिसंबर 2023 में से लेकर 2024 तक। तो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज बीन सर्टिफाइड एज ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर द सेकंड टाइम, है ना। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ग्रेट प्लेस टू वर्क, मतलब ग्रेट प्लेस टू वर्क मतलब मेरी कोई कंपनी है और मुझे ये सर्टिफिकेशन मिल जाए कि यार शुभम सर की जो कंपनी है ना, वो बहुत बेहतरीन जगह है काम करने के लिए। यानी कि मेरे यहाँ पे जो वर्क इन्वायरमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा, एम्प्लॉयज खुश होंगे, टाइम पे सैलरी दे रहा हूँ, इन्वायरमेंट अच्छा है, टॉयलेट्स अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेशन यहाँ पे किसको मिला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दूसरी बार मिल रहा है। ये बात आपको याद रखनी है, ये हटा देना आप, ठीक है।
सेकंड टाइम मिला है जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के लिए। इससे पहले दिसंबर 2023 से लेकर 24 के लिए इनको अवार्ड मिला था। एमओयूज की बात करते हैं। इंडिया टू फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹371 मिलियन इन श्रीलंका ईस्टर्न प्रोविंस। तो यहाँ पे श्रीलंका के अंदर हम लोग 33 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ एन एमओयू टू इंप्लीमेंट 33 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पे देखिए कैबिनेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, किसके साथ? श्रीलंका के साथ, जहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितने का? तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2371 मिलियन का। और इस इन्वेस्टमेंट से श्रीलंका के अंदर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा, हेल्थ के हेल्थ के सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। ऑल्सो आप देखोगे इंडिया विल प्रोवाइड 315 मिलियन फॉर एजुकेशन, 780 मिलियन फॉर हेल्थ एंड 620 मिलियन फॉर एग्रीकल्चर। तो इसको हम लोग डिवाइड कर दिया हमने, 315, 780 एंड 620, ठीक है। इस तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाएगा। आइए, पावर ग्रिड इंक्स $200 मिलियन का ग्रीन लोन पैक्ड विद एसएमबीसी। एसएमबीसी यानी कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे स्टेट ओन्ड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो कि इंडिया की है, इसने एक लोन पैक्ट साइन किया है एसएमबीसी के साथ। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी आपको गांधीनगर गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। इस पैसे का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, आप देखो, कोई रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन एंड इंटीग्रेशन इनटू नेशनल ग्रिड, है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के अंदर, है ना। एसएमबीसी कहाँ की है? जापान की है। तो एसएमबीसी और पावर ग्रिड एक एमओयू साइन कर रही है जहां पे एक ग्रीन लोन होने वाला है। ग्रीन लोन जहां भी शब्द आएगा यानी कि समझ जाना, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। पैसा कौन देगा? एसएमबीसी, जो कि जापान की कंपनी है। किस लिए? ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें चाहे वो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो थर्मल हो, ठीक है। अच्छा, ये जो पैसा दिया जाएगा, कितने का पैसा है भैया? ये 200 मिलियन का है ना, शायद 200 मिलियन का। हाँ, 200 मिलियन का ये दिया जाएगा जापानीज यान में, है ना। करेंसी कौन सी होगी? जापानीज यान करेंसी होने वाली है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए मिसलेनियस न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल फैमिली डे को सेलिब्रेट किया जाता है 1 जनवरी को। एक थर्ड सिस्टम यानी कि थर्मल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ठीक है, जिसे बिल्ड किया गया है लॉकहेड मार्टिन के द्वारा। अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो, सिप्री की रिपोर्ट आई थी ना, और सिप्री में ने कहा था कि भैया सबसे ज्यादा 100 में से सिर्फ 3 ऐसे कंपनीज थे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो कि इंडिया के थे, है ना। टॉप 5 में भैया, टॉप 5 में 5 की 5 कंपनीज कहां के थे? यूएसए के थे। जिसमें टॉप किसने किया था? लॉकहेड मार्टिन ने। तो थर्ड सिस्टम अगर आपको याद हो, इजराइल को यूएसए ने दिया भी था, है। इजराइल को यूएसए ने दिया भी था, ठीक है। जिसमें कुछ लोग भी होते हैं कि भैया इस सिस्टम को चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, है ना। तो यूएसए। छत्रपति शिवाजी स्टैचू इंडियन आर्मी के द्वारा डेवलप किया गया है पैंगोंग लेक के ऊपर। कहां पे है ये पैंगोंग लेक? लद्दाख में। माउरी हाका विच इज गोइंग टू बी अ ट्राइबल डांस, कहां का? न्यूजीलैंड का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, है ना, ये आपको नवी मुंबई के अंदर स्टैब्लिश होता हुआ नजर आएगा। तो ये हम था हमारा आज का न्यूज। आई होप ये सारे न्यूज आपको क्लियर हो गए होंगे। और आज हमने डिस्कस किया है 1 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मॉकड्रिल पीडीएफ के न्यूज को। कल सुबह 8 बजे मिलेंगे, तब हम लोग 2 जनवरी के न्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, बिल्कुल शर्माइए मत, है ना। आहिस्ता आहिस्ते अपनी शर्म को बेचिए और अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आज के सेशन को रखते हैं। ये क्लास बहुत जल्दी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।